में। कोरोना ने हमारे गली कूचों और अस्पतालों को साफ रखने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को कैसे मुतासिर किया। म्यांमार में अवाम की जानिब से फौज के इक़्तिदार पर कब्जे के खिलाफ मुजाहिरे जारी, अमरीका के पास क्या ऑप्शंस हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं नीलोफर मुगल। पाकिस्तान में हालिया दिनों में कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद में कमी देखने में आई है। पाकिस्तान में कोरोना की रोकथाम से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस हफ्ते मुल्क में कोविड केसेस की तादाद 31,510 रिकॉर्ड की गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का डेटा पाकिस्तान में कोरोना के रिकॉर्ड किए जाने वाले केसेस की तादाद 5,57,000 से ज़ायद बताता है। अब तक 5 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं, जबकि 12,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। मुल्क भर के हस्पतालों में कोरोना से मुतासिर 2,000 से ज़ायद मरीज़ अब भी दाखिल हैं। इदारे के मुताबिक पिछले 2 माह के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद में तकरीबन 20,000 कमी वाक़ई हुई है। कोरोना वायरस से निमटने वाले डॉक्टर्स और नर्सिस की कहानियाँ तो आपने सुनी होंगी और उन्हें खैराज तहसीन भी पेश किया है, लेकिन क्या हमारे गली कूचों को साफ करने वाले और हस्पतालों का कचरा उठाने वालों की कहानियाँ सुनी हैं आपने? आज ऐसे ही कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स से आपको मिलवा रहे हैं पेशावर से उमर फारूक हमारे शो की इस पहली रिपोर्ट में। इमरान मसीह गुज़िश्ता 7 साल से पेशावर की गलियों को साफ कर रहे हैं। गंदगी के ढेर में छुपी हज़ारों बीमारियों और जरासीम से उन्हें कभी भी डर नहीं लगा, लेकिन कोरोना वबा के दौरान काम करते हुए ये खौफ महसूस करते हैं। सर जी, कोरोना से पहले मुश्किल आसान इसलिए थी कि कोरोना बीमारी से डर नहीं था। अभी जब से कोरोना आया बीमारी से हमारा डर है, क्योंकि बीमारी में आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और ख़ानदान के एक इंसान अगर कमाने वाला हो तो सबको यही डर होता है कि इंसान जो है ना कि अपना सेफ्टी से रह सके। पेशावर एक गुंजान आबाद शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 22 लाख है। यहाँ रोजाना 1000 टन के करीब कचरा उठाया जाता है, जिसके लिए सफाई का अमला 3 शिफ्टों में काम करता है। अमले के रुकन एंड्रेस का कहना है कि कोरोना से कबल भी उन्हें हिफाजती इकदामात की हिदायत दी जाती रही हैं। हमारा इंटरव्यू इन्होंने लिया था पहले भी और हमें तरीक़ेकार बताए थे इन्होंने, WSSP वालों ने, काम कैसे वगैरह करना है और गंदे मसलन चीज़ों में हाथ नहीं डालना है। मसलन सिरिंज वगैरह अगर आ गई है तो उसको किसी चीज़ से उठा लें और हाथ से मत उठाएं। अगर कोई बोतल टूट गई है तो उसको हाथ से नहीं, बेलचे वगैरह से उठाएं। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर के मुताबिक कोविड की वबा के दौरान अमले पर काम का बोझ बढ़ा है, लेकिन बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए सफाई के महफूज तरीकों पर अमल जारी रखने की कोशिश की जा रही है। वर्कर्स की हिफाजत के लिए हमने उनके लिए जो PPEs थे वो परचेज़ किए। वार फुटिंग पे फौरी तौर पर हमने ये परचेजिंग की थी। इसके साथ साथ उनके लिए आगाही सेशन, अवेयरनेस सेशंस के इनकाद किया था। साथ ही साथ में उनके लिए हमने एक नोटबुक बनाया था गाइडेंस के लिए। लेकिन अमले के बाज़ अफराद का कहना है कि मास्क और दस्ताने अब ख़त्म हो गए हैं और उन्हें ये चीज़ें अब अपनी जेब से ख़रीदनी पड़ रही है। जहां अस्पतालों में तिबी अमला कोरोना वायरस से लड़ने में जता है, वहीं पर सफाई का ये अमला भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी हिफाजत के सामान के बगैर तो शायद काम करते रहें, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ इन्हें नहीं, सेहत आमा के निज़ाम को भी होगा। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। चीन ने पाकिस्तान को साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें अतिया की हैं। 12,000 पाकिस्तानी हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। ताहम इस वैक्सीन से मुतालिक डेटा दस्तयाब ना होने के बायस ये 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद के लिए तजवीज़ नहीं की जा रही। पाकिस्तान के सेहत आमा के हुकाम के मुताबिक इस माह के आखिर तक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 60 से 70 लाख खुराकें भी मुल्क में पहुँच जाएंगी। ये वैक्सीन 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को भी लगाई जा सकती है। मगरिब में बनने वाली एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन्स की बात करें तो इनकी पहली खुराकें ज़्यादातर अमीर मुल्कों ने ख़रीद ली। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा को वैक्सीन प्रोग्राम के ज़रिए इन वैक्सीन्स की थोड़ी बहुत मिकदार मिल रही है। ज़्यादातर चीन और रूस की बनाई हुई वैक्सीन्स ख़रीद रहे हैं। ताहम तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि दोनों ममालिक में वैक्सीन बनाने वाली फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ ने उनकी अफादियत और महफूज होने के हवाले से डेटा अभी तक शेयर नहीं किया है।
ब्राज़ील की रियासत अमेज़ोनस में कोरोना से बचाव की पहली वैक्सीन मुल्क के कदीम कबीले से ताल्लुक रखने वाली एक नर्स को लगाई गई। ये वैक्सीन चीनी कंपनी साइनोवैक की तैयार करदा थी। ब्राज़ील में किए जाने वाले टेस्टों में ये वैक्सीन कोविड-19 के जानलेवा केसेस के खिलाफ 78% जबकि मजमूई तौर पर 50% मौसर साबित हुई थी। साओ पाउलो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट नतालिया के मुताबिक ये शरह बुरी नहीं। हमारे पास अच्छी वैक्सीन है। ये दुनिया में सबसे बेहतरीन नहीं, सबसे परफेक्ट भी नहीं, लेकिन अच्छी वैक्सीन है। मगर दीगर ममालिक में इस वैक्सीन के टेस्ट रिजल्ट मुख्तलिफ रहे। जैसे तुर्की से मिलने वाला इब्तदाई डेटा इसे 91%, जबकि इंडोनेशिया से इसे 65% मौसर दिखा रहे हैं। वैक्सीन के मौसर होने की हकीकी शरह गैर वाज़ेह है, क्योंकि साइनोवैक ने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स का नतीजा रिलीज नहीं किया। वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में मुतादी अमराज के माहिर विलियम शैफनर के मुताबिक ये तशवीशनाक है। क्लिनिकल रिसर्च में एक पुरानी कहावत है, हमें सिर्फ खुदा पर भरोसा है, बाकी सबको डेटा शेयर करना चाहिए। हम इस वैक्सीन का डेटा देखना चाहेंगे। एक और चीनी कंपनी साइनोफार्म के मुताबिक उनकी वैक्सीन 79% मौसर है, ताहम उसने भी अपना डाटा जारी नहीं किया। इसके बावजूद कई ममालिक चीनी वैक्सीन का खैर मकदम कर रहे हैं, क्योंकि दीगर वैक्सीन अमीर ममालिक ने खरीद रखी हैं। ब्राज़ील के बुटांटन इंस्टीट्यूट के सरबराह कहते हैं कि चीनी कंपनी के साथ काम करना सही फैसला था। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे पास इस्तेमाल के लिए लाखों वैक्सीन ना होती। इन दोनों चीनी वैक्सीन में दहाइयों से आजमूदा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। फ्लू और रैबीज वैक्सीन भी इसी तरह बनाई जाती हैं, लेकिन विलियम के मुताबिक ऐसा करने से जरूरी नहीं कि कोरोना वैक्सीन भी सबके लिए महफूज और मुअस्सर साबित होंगी। हमें यकीन है कि वो किसी हद तक मौसर हैं, लेकिन हकीकतन वो कितनी मौसर हैं, बिलखसूस उम्र रसीदा मरीजों के लिए जो इस बीमारी से ज्यादा बुरी तरह मुतासर होंगे। हम इसीलिए तफसील जानना चाहते हैं। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक वैक्सीन माहिर विलियम मॉस के मुताबिक मोडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन चीनी वैक्सीन की निस्बत ज्यादा मौसर हैं, ताहम उन्हें महफूज रखने के लिए इंतहाई कम दर्जा हरारत की जरूरत होती है, जिसकी वजह से दुनिया के कई ममालिक में उनकी तरसील मुश्किल है। इसीलिए वो बिलखुसूस दरमियाने और कम आमदन वाले ममालिक के लिए आइडियल वैक्सीन नहीं। चीनी और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन फ्रिज की दर्जा हरारत पर भी ठीक रहती हैं। चीनी कंपनियों की तरह रूसी वैक्सीन सास कंपनियों पर भी अपने टेस्ट रिजल्ट शेयर न करने पर तनकीद की गई। ताहम मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपने वाली एक स्टडी के मुताबिक रूसी वैक्सीन 91% से भी ज्यादा मौसर है। विलियम मॉस के मुताबिक ये शरह उसे टॉप कैटेगरी में शामिल करती है। हम यही देखना चाहते थे। ये बहुत हौसला अफजा है। दुनिया के लिए एक और वैक्सीन की दस्तयाबी अच्छी बात है। अर्जेंटाइन, हंगरी और दीगर ममालिक के लिए ये अच्छी खबर है, जहां अवाम को रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन दी जा रही है। स्टीव बैरागोना के साथ सादिया ज़ेब्रांजा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। फरवरी के शुरू में म्यांमार में फ़ौज की जानिब से जमहूरी हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार पर कब्ज़े के खिलाफ मुल्क के बड़े शहरों में अवाम का एहतजाज दूसरे हफ्ते भी जारी है। म्यांमार की फ़ौज ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में होने वाले इंतखाबात में मुबैना धांधली को बुनियाद बनाते हुए 1 फरवरी को मुल्क की मुंतखब रहनुमा आंग सांग सूची को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। फ़ौज ने 1 साल तक मुल्क में एमरजेंसी का ऐलान कर रखा है। एहतजाज में शामिल कुछ लोग रिवायती तरीक़ों से सड़कों पर आंग सांग सूची के पोस्टर्स उठाए हुए शामिल हैं, तो कुछ ने बिल्कुल मुनफरिद अंदाज जो है वो अपनाया है। लोग मुख्तलिफ किरदारों का रूप धार कर एहतजाज में शरीक हैं। हस्पतालों से मुंसलिक तिबी अमला, असातिज़ा और कुछ सरकारी मुलाजमीन भी सिविल नाफरमानी की तहरीक में शामिल हो गए हैं। फ़ौज ने मुल्क के 2 बड़े शहरों में मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाया, जबकि 5 लोगों से ज़ायद के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी। इस वक्त इक़्तिदार फ़ौज के कमांडर इन चीफ मंग आन ली के पास है, जो इमरजेंसी के नफाज से पहले भी मुल्क में एक ताकतवर फ़ौज के नुमाइंदा थे।
صدر جو بائیڈن نے میانمار میں بغاوت میں حصہ لینے والے فوجی رہنماؤں، ان کے قریبی رشتہ داروں اور کاروباری مفادات پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے ان تمام امریکی اثاثوں کو منجمد کرنے کا بھی اعلان کیا جن سے میانمار کی حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ امریکی صدر نے مظاہرین کے خلاف تشدد کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ہم ان اثاثوں کو منجمد کر رہے ہیں جن سے برما کی حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ صحت عامہ، سول سوسائٹی گروپس اور عوام کو فائدہ پہنچنے والے دیگر شعبوں کے لیے ہماری امداد جاری رہے گی۔ جیسے جیسے احتجاج بڑھ رہا ہے، اپنے جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف تشدد ناقابل قبول ہے اور ہم اس کی مذمت جاری رکھیں گے۔ برما کے لوگ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم مزید پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے تاکہ وہ بھی اپنی حکومتوں پر ہماری کوششوں میں شامل ہونے کے لیے زور ڈالیں۔ اور اس وقت جبکہ میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جیسی ورلڈ پاور اس بارے میں کیا کرنا چاہتی ہیں اور کسی معنی خیز تبدیلی کے لیے واشنگٹن کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر میانمار کی فوجی قیادت سے اقتدار چھوڑ دینے اور پرامن مظاہرین کے حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم مظاہرین کے خلاف تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ برما میں تمام لوگوں کو اظہار رائے، سیاسی وابستگی اور پرامن احتجاج سمیت دوسرے مقاصد کے لیے پرامن اجتماعات کا حق حاصل ہے۔ پابندیوں کے باوجود میانمار میں ہونے والے بڑے مظاہرے ایک تجزیہ کار کے لیے حیران کن نہیں۔ فوجی بغاوت کے خلاف اور جمہوریت کی بحالی کے لیے میانمار کے عوام کے جذبے اور خواہش کی جہاں تک بات ہے تو میں اس پر حیران نہیں۔ دوسرے ماہرین کی رائے میں امریکہ میانمار کے فوجی جنرلز پر اثر انداز ہونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ باغی فوج کے جنرل من آنگ لینگ پہلے ہی امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ روہنگیا کی نسل کشی کی مہم کے لیے دوسرے سینئر جنرل سمیت ان پر بھی 2019 میں گلوبل میگنیسٹی ایکٹ کے تحت پابندیاں لگائی گئیں۔ لہٰذا آپ کسی ایسے شخص پر پابندیاں کیسے لگا سکتے ہیں جس پر پہلے ہی امریکہ میں جائیداد خریدنے، امریکہ کے سفر اور امریکیوں کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی ہے۔ ماہرین کے مطابق میانمار کے خلاف کارروائی کے اس قدر محدود آپشنز ہوتے ہوئے امریکہ کے لیے اس وقت بہترین راستہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ لہٰذا امریکہ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یورپ، کینیڈا، جاپان اور شاید کچھ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسے انڈونیشیا، سنگاپور اور انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرے۔ یہاں یقیناً کثیر الجہتی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ امریکہ کے لیے اکیلے میانمار میں کوئی مؤثر تبدیلی لانا ممکن نہ ہوگا۔ محکمہ خارجہ کے نیٹ پرائس کے مطابق امریکہ اپنے اتحادیوں سے مستقل بنیادوں پر میانمار کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اور میانمار میں اقتدار پر قبضے کے بعد فوج نے ملک میں ہونے والے مظاہروں کی معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی سروسز کو بند رکھا۔ ہمارے ساتھی عمران جدون نے وائس آف امریکہ کی برمیز سروس کے سینئر ایڈیٹر کیا وان زون تھا سے بذریعہ اسکائپ گفتگو کی۔ کیا وان زون تھا کا کہنا ہے کہ میانمار میں موجودہ صورتحال اور فوج کی طرف سے میڈیا پر کریک ڈاؤن کے باوجود بھی ان کی نشریات جاری ہیں۔ میانمار میں فوج ہر قسم کی معلومات کو دبانا چاہتی ہے۔ ہمارے صحافی برما کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں زیادہ سے زیادہ رپورٹس فائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صورتحال بہت کشیدہ ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز نے اب تک ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائی نہیں کی۔ ہمارے نمائندوں کے مطابق اب تک صرف 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن تمام بڑے شہروں میں بلکہ پورے ملک میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور بین الاقوامی برادری بھی وہاں کی صورتحال دیکھ رہی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ برما میں فوجی آمروں نے اقتدار قبضے میں لیا ہو۔ فوجی آمر ماضی میں بھی اقتدار میں آئے ہیں، تو اس بار کیا مختلف ہے اور مقامی میڈیا اتنا خاموش کیوں ہے؟ The difference is this time the more people, especially the younger generation. اس بار فرق یہ ہے کہ زیادہ لوگ، خاص طور پر نوجوان نسل، اس کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ برما میں اس سے قبل بھی 2 بار فوجی بغاوت ہوئی ہے اور اس بار اسے لوگوں کی مخالفت، خصوصاً نوجوان نسل کی مخالفت کا زیادہ سامنا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو 2 آمریتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ نوجوان نسل زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ٹیکنالوجی کو زیادہ سمجھتی ہے، لہٰذا یہی ایک وجہ ہے کہ فوج انٹرنیٹ تک رسائی کو مکمل بند کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ نسل
इन सलाहियतों को हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों और एहतजाज में इस्तेमाल कर रही है। तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की मौजूदगी से कौन ज्यादा फायदा उठा रहा है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट या मुजाहिरीन? Military may think that they will win in this situation, but it is not possible for them to... फौजी सोचते हैं कि वो इस सूरत हाल में जीत जाएंगे, लेकिन उनका कामयाब होना मुमकिन नहीं है क्योंकि उनकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। उन्होंने जवाब पेश करने की कोशिश की कि वो इस बार इख्तदार में क्यों आए, लेकिन बर्मा की आवाम में और बैनुल अक़वामी सतह पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही और कोई उनके जवाब को कबूल नहीं कर रहा। इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी मुजाहिरीन की तादाद रोजाना बढ़ रही है। लोगों ने इन मुजाहिरों के इनेकाद के लिए किस तरह प्लान किया, खास तौर पर मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद होने के बावजूद? वो टेलीफोन के जरिए एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं और कर रहे हैं, और वो सब अपने दिलों में मुत्तहिद हैं। हम भी अपनी रेडियो नशरियात जारी रखे हुए हैं। हम शॉर्ट वेव, मीडियम वेव रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कई बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स, BBC वर्ल्ड सर्विस, CNN और यहाँ तक कि अल जज़ीरा से भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मुआखज़े की कार्रवाई के दूसरे दिन ऐवानी नुमाइंदगान के मेंबरान ने दलाइल देते हुए कहा कि ऐसे कई शवाहिद मौजूद हैं जो साबिक सदर ट्रंप के 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत पर हमले में उनके किरदार और उनके मुलव्विस होने को साबित करते हैं। मुआखज़े की पैरवी करने वाले ऐवान के मेंबरान ने बुध के रोज़ अपना केस पेश करना शुरू किया। मुआखज़े की कार्रवाई में मज़ीद क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है, जानते हैं असदुल्ला खालिद से, जो इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। जी असद, क्या कार्रवाई रही कल के दिन में, और क्या रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके जो सेनेटर्स हैं वो भी सदर ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं? नीलोफर, कल क्या जो एक्टिविटी रही, जिस तरह से कल जो हाईलाइट थी उसमें ये थी कि जो वीडियोस सिक्योरिटी कैमरास से ली गई थी वो कल की पूरी कार्रवाई में दिखाई गई, और इस तरह से दिखाई गई कि उन वीडियोस के साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स थी उनको लिंक किया गया, और इस तरह से एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी गई कि एक वीडियो के बाद उनकी स्टेटमेंट्स जो है उनको जस्टिफाई करते हुए दिखाया गया कि ये वीडियो अगर हम दिखा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट ये प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। ओवरऑल कल की वीडियोस जो दिखाई गई, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाए गए, सबसे ज़्यादा उसमें मेन इंपॉर्टेंट ये था कि माइक पेंस, साबिक सदर माइक पेंस की फैमिली और माइक पेंस जो थे वो इंतहाई ख़तरे का शिकार थे। जो रॉयटर्स थे वो तकरीबन उनसे 100 फुट के फासले पर थे जब जिस वक्त उनको सिक्योरिटी के लोगों ने बचाया, और जिस तरह से उनको पूरी तरह से साइड पे छुपाया गया इस पूरे एपिसोड में। और उनके लिए जो नारे लग रहे थे जो मुजाहिरीन की तरफ से, उसमें हैंग माइक पेंस को फांसी दो के नारे लग रहे थे, और उसमें मेक शिफ्ट गैलोज या मेक शिफ्ट किस्म का एक फंदा फांसी का जो है वो भी बाहर जो है इस पूरे प्रेमिसेस में बनाया गया था, जिसकी वजह से ये एक काफ़ी क्रिटिकल वीडियो थी जो कल प्रेजेंट की गई। इसके अलावा स्पीकर नैंसी पेलोसी के हवाले से भी जो रॉयटर्स जिस तरह से अटैक करते हुए उन तक पहुंचे और जिस तरह से उनको सेव किया गया, वो वीडियो भी कल दोबारा दिखाई गई, और सबको ओवरऑल जो है कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्वीट्स थे, जो स्टेटमेंट्स थी, उनको उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट किया गया। तो ये कल की हाईलाइट थी। कल पहला दिन था इम्पीचमेंट मैनेजर्स के लिए अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। इम्पीचमेंट मैनेजर्स के पास 16 घंटे हैं अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, और इसी तरह 16 घंटे उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के लॉयर्स के पास होंगे, उनकी डिफेंस टीम के पास होंगे कि वो उनका दिफा कर सकें। तो पहले दिन कल जो पेश किया गया केस, उसमें 8 घंटे में प्राइमरीली ये वीडियो एविडेंस पेश किया गया, और इसी के साथ साथ जो है उसका केस का नैरेटिव जो है वो कल पूरे जो सेनेट के मेंबरान थे उनके सामने रखा गया। जो आपने पूछा कि किस तरह से जो रिपब्लिकन मेंबर्स हैं वो कितने मूव हुए कल स्टेटमेंट्स की हद तक, तो हमें काफ़ी हद तक मीडिया में नज़र आया कि रिपब्लिकन मेंबर्स जो हैं उनकी तरफ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो जो शायद फ्लोर पे साइड स्विच करेंगे, लेकिन अभी तक 5 या 6 सेनेटर्स के हवाले से बात की जा रही है कि शायद वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट की फेवर में वोट देंगे, उनके ट्रायल की हक में वोट देंगे। जी असद, तो ये बताइए कि जो आज की कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़ेगी, एजेंडे में क्या है आज के? आज बेसिकली इस कल का जो इम्पीचमेंट मैनेजर्स ने अपना केस प्रेजेंट करना शुरू किया था, जो अपने दलाइल देने शुरू किए थे और जो एविडेंस पेश करना शुरू किया था, उसको वो आज अपने आर्गूमेंट को कंप्लीट करेंगे। आज के दिन में प्राइमरीली यही चीज़ है, एज इफ उन्होंने अभी तक कोई ऐसा हार्डकोर एजेंडा जो है वो सामने नहीं दिया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से जो कहा गया है इम्पीचमेंट मैनेजर्स की तरफ से कि वो उसी पे बिल्ड ऑन करेंगे, और उसी पे बेसिकली जो कल की वीडियोज़ हैं और इस तरह का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उससे वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्हीं की तरह
طرف سے یہ پورا موب جو تھا انسائٹ کیا گیا اور ان کی طرف سے سارے جو ممبرز تھے سینٹ کے ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا, ان کی فیملیز کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا. سیکیورٹی فورسز نے ان کی وجہ سے سفر کیا. کل کی جو ایک ویڈیو انہوں نے دکھائی جس میں سیکیورٹی فورس آفیسر جو تھے ان کی جان کو خطرہ جو تھا, جس طرح ان کو درمیان میں کافی حد تک جو تھا موب کی طرف سے جب دروازے میں سے گھسنے کی کوشش کی گئی تو ان کو دروازے کے اندر دبایا گیا اور ان کی چیخنے کی آوازیں جو تھیں وہ بھی ویڈیو میں ریکارڈ ہوئی اور وہ بھی سیکیورٹی کیمرہ پہ ہمیں دیکھنے کو ملی. بہت شکریہ اسد. جرمنی سے دنیا کی سیر پر نکلنے والے ایک جوڑے نے مئی 2018 میں اپنے طویل سفر کا آغاز کیا تھا. مختلف ممالک گھومتا ہوا یہ جوڑا ایران سے بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوا, جہاں سے انہوں نے بھارت جانا تھا. لیکن کرونا وائرس کے باعث سرحد بند ہونے کی وجہ سے انہیں بھارت میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اب یہ جوڑا کئی ماہ سے لاہور میں رہ رہا ہے اور اپنے شب و روز وہ کیسے گزار رہے ہیں ان کی کہانی لے کر آئے ہیں نوید نسیم. ہم کوشش کریں گے کہ یہ رپورٹ جلد ہی آپ کو دکھائیں. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک جوڑا جو ہے وہ مختلف ممالک گھومتا ہوا اس وقت پاکستان میں داخل ہوا ہے, ان کی رپورٹ لے کر آئے ہیں نوید نسیم. گزشتہ 6 ماہ سے لاہور کی مختلف سڑکوں پر ایک گاڑی میں رہنے والا یہ جرمن جوڑا دنیا گھومنے نکلا تھا, لیکن کرونا وبا کے باعث پاکستان میں ہی پھنس گیا ہے. We started our tour in Germany because we come from Germany and it was the 21st of May 2018. ہم نے اپنا ٹور جرمنی سے شروع کیا تھا کیونکہ ہم جرمنی سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ہم نے 21 مئی 2018 کو یہ دورہ شروع کیا. ہم آسٹریا گئے, اس کے بعد ہنگری, اس کے بعد رومانیہ, پھر بلغاریہ اور ترکی, اس کے بعد عراق, ایران اور اب ہم یہاں پاکستان میں ہیں. پچھلے سال جولائی میں ہم کار کے ذریعے لاہور آئے, پھر لاہور سے واہگہ بارڈر گئے. ہمارے پاس بھارت کا 1 سال کا ویزا بھی تھا, لیکن اس کے باوجود ہم بھارت میں داخل نہ ہو سکے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے سرحدیں بند ہو گئی تھیں اور بھارت نے بھی اپنی سرحد کورونا کے باعث مارچ میں بند کر دی تھی. لہٰذا ہمیں واپس لاہور آنا پڑا اور ہمیں اب سرحد دوبارہ کھلنے تک کا انتظار کرنا ہے. عام طور پر ہم گاڑی میں ہی رہتے ہیں اور اس طرح سے سڑک کنارے رہنا ہمارے لیے ایک معمول کی بات ہے. ہم کبھی پہلے سے کوئی پلان نہیں بناتے کیونکہ ہم وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کرنا ممکن ہو اور ہر لمحے کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم کہیں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے. کچھ بھی پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا اور کوئی بھی پہلے سے پلان نہیں بناتا. ہم اتفاقاً لوگوں سے ملتے ہیں اور اس طرح کچھ حیرت انگیز چیزیں ہو جاتی ہیں. لاہور میں بھی دیگر جگہوں کی طرح لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. میکا اور ان کے خاوند پاکستانیوں سے دوستی بڑھانے کے لیے ہر اتوار کو لوگوں کو مفت سوپ بھی پلاتے ہیں. The Sunday soup is a big hard project of my husband because he loves to cook, but also of me because I love to share. سنڈے سوپ ہمارا پسندیدہ پروجیکٹ ہے کیونکہ میرے خاوند کو کھانا پکانے کا شوق ہے اور مجھے بھی پسند ہے کیونکہ مجھے چیزیں شیئر کرنا اچھا لگتا ہے. ہم نے ایک دن طے کیا کہ ہم سوپ بنائیں گے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کو کچھ دیں, چاہے وہ کھانا پکانے کی ذاتی ترکیبیں ہی کیوں نہ ہوں. پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ سوپ دوسروں کو بھی دیں, شاید اس طرح دوسرے بھی ہمیں کچھ دیں اور اس طرح ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر جان سکیں, کھانا شیئر کر کے اور ایک دوسرے کے ذائقوں کے ذریعے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو کافی دنوں تک چل سکیں. ہمارے پاس پیسے انٹرنیٹ کے ذریعے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, آس پاس کے لوگوں سے, مختلف پروجیکٹ سے جو ہم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی کرنا ممکن ہو موجودہ حالات میں اس سے جمع ہوتے ہیں. ہم اسلام آباد میں جرمن سفارت خانے سے رابطے میں ہیں لیکن پاکستان میں چیزیں کچھ سست ہیں. مجھے ہمیشہ ان سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, مزید انتظار کرنا پڑے گا. تو بس ہم انتظار کر رہے ہیں. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور. اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے.